ये बेटे मैं अभी आप लोगों को 2-3 मिनट के अंदर जो है ना ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके सर। एक मिनट अल्फा के साथ कॉल पे हूँ। ओके सर। हाँ जी बैंक में आपकी सहूलत के लिए मुल्क भर में 750 से तसीम क्या कह रहा है? अकेले अकेले भाई बैंक अल्फा के साथ डील कर रहा हूँ, अकेले अकेले करूँगा। तो अभी ये बस एक मैंने एक कंप्लेन उनको लॉन्च की थी, वो थोड़ा सा टाइम आपको पता लेते हैं। थोड़ा सा तो यार बस उन्होंने कंप्लेंट तो सुन ली थी, लेकिन उन्होंने को कदों मेरी गाल सुन ले। अच्छा थोड़ा टाइम नहीं लेते बैंक वाले, सुन लेते हैं, काम नहीं करते। तो चलो खैर, हमारी कहाँ तक बात पहुंची हुई है? कैश फ्लोस कर रहे हैं, चेंजेस इन वो वर्किंग कैपिटल आपने करवाना था। कल वाला क्वेश्चन हो गया था सॉल्व? यस सर, तो सॉल्व तो हो गया था, लेकिन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और ये चीजें नहीं समझ आई। अभी दो एक और सवाल करने हैं। कसीम कह रहा है काइंडली डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो दैट आई सेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप। करता हूँ बेटे, अभी मैं जरा विला हो जाऊँ ये इनसे। सर आपको होल्ड पे लगा दिया मुझे लगता है उन्होंने। वो उसको मैंने कंप्लेन की है, तो वो कह रही है कि जी मैं कंप्लेन नंबर आपको देती हूँ। देखो कदम मिले होंगे। अच्छा क्या कर रहे थे? अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो हमारी कहाँ सुनेंगे ये, इसलिए मेरा अकाउंट ही नहीं है इनके बैंक में। सुनेंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी ऐसे भी पैसे। अच्छा जी, हम कैश। अच्छा ये पूरा हो गया था, इसका टैली हो गया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन गई थी इसकी। यस ये सर। सब भेजना था सर, लेकिन क्वेश्चन है सर, जी बेटे। जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी ना, एक उसने कहा था कि 6 मिलियन है, वो नीचे उसने लिखा हुआ था वो सर, उसने उसका कहीं पे लिखा जिक्र ही नहीं किया वो उसका। नहीं बेटे, वो आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी इन्वेस्टमेंट इनकम, या उसको वो लेगा फाइनेंसिंग सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेगा, या उसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा होगा कहीं पर, या इन्वेस्टिंग इनकम इसमें लिखा होगा जैसे हमने लिखा था ये या इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी या ऊपर आई होगी, और कुछ नहीं। तो हो सकता है उसने प्रॉफिट की रकम जो है वो ज्यादा 6 से की हो, क्योंकि बहरहाल वो 6 जो है आपकी कैश रिसीव तो हुआ है ना, इन्वेस्टिंग इनकम। ठीक है सर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो सी है ना एसेट साइड पे जो है, उसको उसने इंक्रीज डिक्रीज लिया हुआ है। नहीं, आप उसको इंक्रीज डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लें या जैसे भी लें, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप देखें आप भी तो उसको क्या कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस को डिक्रीज कर रहे हैं ना 6 का 3 का। अच्छा उसने क्या किया होगा? हेलो जी जी बोलिएगा। आपका क्लेम हमारे पास ऑलरेडी लॉक है, आपने एक को क्लेम करके आपने लॉक करवा लिया था। मैं आपको नंबर बता रही हूँ, नोट कर लीजिए प्लीज बताइएगा। 2021 2021
010 010 830 830 29. 29. I repeat, 2021 010 83029. बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो है लास्ट 4 डिजिट जो है 3029 है। इससे पहले तो मेरा ख्याल है वो डेट है, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। इससे पहले तो वो डेट का सीक्वेंस चल रहा है। 3029 जो है ये मेरा कंप्लेन नंबर है, जो कि इसको ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू। यू वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर कॉलिंग। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर आपने तो कंप्लेन नंबर का भी पोस्टमार्टम कर दिया। हाँ, देखो उन्होंने ना लंबा करके दसिया 20210108 में है कि याद है कि कर रही है। अब आपने तो उनको क्या पता आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बस तुम लोग भी जो है ना। अच्छा, एक मिनट दे दो, मैं कंप्लेन उसको बता दूं अगले एक बंदे को जिसको मैंने ड्यूटी लगाई है। लो काका, आई एम डन। तो सर ये ऑनलाइन पेपर का क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप फिजिकल देना चाहते हैं तो इस बार अगर ना हुए तो आप अगली बार अटेम्प्ट में दें। क्या 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 मैं समझ नहीं क्या कह रहे हो बेटा। कह रहे हैं अगर इस बार पेपर ना हुए तो आप ऑनलाइन देंगे, अगर आप ऑनलाइन नहीं देना चाहते तो आप अगली बार दें फिर। आपको बारह मैं एक बात कह दूं, ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा, आपने एग्जामिनेशन की अटेम्प्ट नहीं अपनी जाया करनी, ठीक है? ओके। वो जरूर आपको एक बात कह रहे हैं कि जी आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना चाहते तो आप जो है नेक्स्ट में दे दें। आप क्यों नहीं देना चाहते? आप ऑनलाइन एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, ओके? ये बात याद रखिएगा। सर ऑनलाइन जो गाइडलाइन है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट नहीं है? होने दो। मैक्सिमम क्या होगा बताओ, मैक्सिमम क्या होगा तो कुछ भी नहीं, बताओ? कुछ भी नहीं होगा। मैक्सिमम ये होगा, खुदा ना खास्ता आप अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर सकोगे। तो अगर आप नहीं अटेम्प्ट अपीयर होते तो भी तो आप अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर रहे ना। अब अटेम्प्ट ऑनलाइन देने से आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि जी ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरह अटेम्प्ट करना है। उसका बेनिफिट ये होगा, खुदा ना खास्ता कोविड की सिचुएशन जो है वो प्रिवेल करती है अगले 1-2 साल में, खुदा ना खास्ता, तो आप एक मरतबा ऑनलाइन के फियर से तो गुजर गए हो ना। आपका यस एक्सपीरियंस तो सर। एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वो एक ऑनलाइन फोबिया जो है उसको ज़हन से उतारने के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि आपने अक्सर, असल में ना मुझे एक स्टूडेंट की एक बात पे बहुत गुस्सा आया था। उसने मुझे कहा कि सर मैंने तो ऑनलाइन अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैं तो डर गई थी और मुझे तो ये हुआ कि पता नहीं क्या होगा। मैं फिर उसको ठीक ठाक झिड़कियां दी। मैं कहा तूने ऑनलाइन अटेम्प्ट क्यों नहीं की, तू अटेम्प्ट करती तू पास हो जाती। वो अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। फिर उसने उन झिड़कियों का फायदा ये हुआ कि अगली मतलब जो उसने अटेम्प्ट थी उसे किया और वो पास हो गई। सर शुक्र है हैदर ने पहले पूछ लिया। तो आपने अटेम्प्ट जरूर करना बेटे, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट है आपकी तरह और वो हमें पास भी भी हो डर रहे ही लग, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हैं। हाँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो माशाल्लाह ज्यादा ये आईटी सेवी हो। आप लोगों को तो वो ये आईटी की चीजें, आईटी गैजेट्स बिल्कुल भी नहीं उतना ज्यादा जो है वो एक डिप्रेशन में लेके जाती हैं जितना कि एल्डरली लोगों के लेके जाती हैं जो यूज नहीं करते। तो आप लोग तो सोते जागते आईटी आईटी हो रही होती है आपके आगे पीछे, तो इसलिए आपको सर नहीं डरने सबसे की। ज्यादा सीनियर डराते हैं।
कहते हैं आप जरा सा आपकी आंख राइट साइड पे गई है लेफ्ट साइड पे गई तो उन्होंने आपका पेपर कैंसिल कर देना। और कर दें कैंसिल कर, ठीक, और मैक्सिमम कैंसिल कर देंगे ना, कर दें। ठीक हो गया सर, मैं एक आपको कॉल करता हूँ। उसे कहो कि जी मुझे डर नहीं है किसी भी चीज का कि और मैं आपको बताऊं, आप ही बच्चों ने इंशाल्लाह ताला सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेना है, आप ही बच्चों ने गोल्ड मेडल लेना है, भले ऑनलाइन हो भले वो पेपर बेस्ड हो। इंशाल्लाह सर। सर समझ गए? ऑनलाइन में कैसे होगा वैसे? हम ऑनलाइन पे अटेम्प्ट करेंगे या तस्वीरें भेजेंगे? बेटे वो सारी गाइडलाइन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उन गाइडलाइंस को फॉलो करते चलो जाओ, उसकी प्रैक्टिस आप एक एनवायरनमेंट में कर लो, ठीक है? ओके क्वेश्चन सर। पेपर कैसे करना और किस तरह से, तो आपका इंशाल्लाह ताला बड़ा इजीली, कोई बिल्कुल भी आपने डिप्रेशन में नहीं जाना, आप सिर्फ अपनी तैयारी करते चले, पढ़ाई करते चले, ठीक है? ओके अच्छा अब सर। बताओ, ये हमारे इस क्वेश्चन से मुतल्लक मुस्तफा आप बेटे सेटिस्फाइड हो? वो जो देखो उसने क्या किया है मैं आपको बता दूं मुस्तफा, यस सर। सर ये देखो डिक्रीज वाला नहीं समझ आया सर। समझ आई कि नहीं? सर इसने इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसको इसने डिक्रीज करके उसको शो किया हुआ है। हाँ ना, देखो बेटे मैं जिस तरह आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप जरा प्लीज उस पर आप तवज्जो कीजिएगा। स्क्रीन नजर आ रही मेरे बच्चों को? यस सर। यस सर। 48 में से माइनस करो 25, क्या आता है? 23। सर 23। अच्छा इसमें 20 क्या था भला, मुझे याद कराओ। सर सर ये ये 20 जो था वो प्रीवियस बैलेंस था जो रेडिली अवेलेबल था कैश में। नहीं हाँ 20 और 35 कुछ और चीजें थी। यस सर 48 में से 20 है सर। 48 में से 20 और 60 में से 28 और 25 का वो डिक्रीज दे रहे हैं यस 28। सर उस 60 में से 35। या आप, हाँ वही ना, आपकी ये जो है ओपनिंग से क्लोजिंग पे आप आ रहे हैं तो आपका 3 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? ठीक है, आपका 28 था अब 25 हो गया, 3 से आप डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो इस 3 को डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहा है ना। यस सर ये आप वर्किंग कैपिटल के साथ ही सर इसने इसको भी लिख दिया कि डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये देखो जरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम, आप लोगों के लेवल पर इसको समझना जो है वो जरूरी है। कॉन्सेप्ट को जरा समझो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या इसका कोई ताल्लुक आपका ऑपरेशन से बनता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ये ऑपरेशन है। अब जरा आप ना हाजिर दिमागी से मेरे इन पॉइंट्स को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। आपने ये नहीं कहना कि उसने क्या अटेम्प्ट किया, जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं वो क्या हैं। मैं मार्कर दूसरे कलर का लेना चाहूंगा, ये देखिए आपका है अकाउंट्स रिसीवेबल, आपके यहाँ पर है अकाउंट्स पेएबल एंड इन्वेंटरी, और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है एक्रूअल्स एंड फ्री पेमेंट्स। 5 चीजें, 1 2 3 4 एंड 5। देखो बेटे ये 5 आपकी वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं, जो कि आपके ऑपरेशंस को तंग कर रही हैं। अकाउंट्स जो कि ऑपरेशंस में नॉन कैश इंपैक्ट रखती हैं, नॉन कैश इंपैक्ट। ये 5 वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं जो ऑपरेशन में नॉन कैश इंपैक्ट रखती हैं। आप मुझे बताओ क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेशंस पे कोई इंपैक्ट रखती है? लॉजिकल जवाब देना, बिल्कुल लॉजिकल जवाब। कोई नहीं रखती ना, नो सर। तो फिर वर्किंग कैपिटल में तो नहीं आएगी ना बेटे, उसकी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो नहीं आएगी।
आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो इंक्रीज या डिक्रीज आएगा वो तो वही आएगा जिसका ताल्लुक ऑपरेशन के साथ है। चेंज इन, मैं इसको ना टेक्निकली लिखता होता हूँ, चेंज इन वर्किंग कैपिटल आइटम items that affect operations। इसीलिए तो ऑपरेशंस के अंदर उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो बेटे जी लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली एंड आपका इवन इसको आप प्रोफेशनली लें, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ताल्लुक आपके ऑपरेशंस के साथ नहीं बनता। ये इन्वेस्टमेंट आपकी डिस्पोजल हो रही है, उसका इन्वेस्टिंग की थी, इसलिए वो असल में जो कंफ्यूज होते हैं ना लोग, वो जो कंफ्यूज होते हैं लोग, ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जिसने इसका सॉल्यूशन किया ये वही कंफ्यूज नहीं है। एक मरतबा मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की ट्रेनिंग करवा रहा था और अच्छे खासे क्वालिफाइड उसके अंदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बैठे हुए थे। वो भी कहते हैं कि जी चूंकि ये करंट एसेट करंट लायबिलिटीज हैं, इनको वर्किंग कैपिटल की इंक्रीज डिक्रीज के अंदर डाल के तो ऑपरेटिंग में ले जाओ। मैंने कहा खुदा का नाम ले, क्या आप ये काम कर रहे हैं? इनका ताल्लुक जब ऑपरेशंस के साथ ही नहीं है तो आप ऑपरेशंस में कैसे इस कैश इनफ्लो आउटफ्लो को एनालाइज कर सकते हैं? देखो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कर क्या रहे हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मतलब कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या है। तो ये जो है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मतलब कैश इनफ्लो है जो हमने बेची है, और ये 6 की इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। हाँ, इसको आप ऑपरेटिंग में डाल सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से इसका ताल्लुक बहरहाल, क्योंकि अदर इनकम के तौर पर शो करते हैं, इसको आप अदर इनकम के तौर पर प्रॉफिट लॉस में शो करते हैं, आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल दें। ये IAS इसकी इजाजत देता है, IAS 7 कि इधर ले आओ या ऑपरेटिंग में ले जाओ। ठीक है, इसी तरह से फाइनेंशियल चार्जेस की पेमेंट के बारे में भी IAS 7 इजाजत देता है कि आप इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाओ या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाओ। ठीक है, इसलिए प्लीज बेटे समझिएगा कि आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। देखो ना, आपको एक और मैं एग्जांपल देता हूं, प्लीज मेरी इस बात को माइंड ना करना, समझने की कोशिश करना। आप कैश इन हैंड को फिक्स एसेट में लिख दो और क्यों जी एसेट तो है ना, बैलेंस शीट टैली है। हाँ मैं कहूंगा बैलेंस शीट टैली है, लेकिन क्या कैश इन हैंड को फिक्स एसेट में लिखा जा सकता है? बोले आप। नो सर। मैं कहता हूं कि जी आप परचेज एक्सपेंस को सेलिंग एक्सपेंस के अंदर लिख दें, आपका नेट प्रॉफिट करेक्ट आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। परचेजेस के एक्सपेंस को आप सेलिंग एक्सपेंस में लिख दें। क्या ऐसा लिखना कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है? नो सर। आपका नेट प्रॉफिट तो करेक्ट आ गया। हमने नेट प्रॉफिट की करेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने देखना है कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस जगह पे क्लासिफाई करना है उस एक्सपेंस को या उस इनकम को या उस एसेट को या लायबिलिटी को। इन द सेम वे हम जब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को वर्कआउट कर रहे हैं तो हमने देखना ये है कि ये कैश फ्लो जो है ये हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उससे हमें कैश फ्लो हो रहा है या हमारे ऑपरेशंस से मुतल्लक है। तो जो बात प्योरली ऑपरेशंस से मुतल्लक है बेटे, वो तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल प्योरली ऑपरेशन से मुतल्लक है, वो तो ये आपके वर्किंग कैपिटल ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिनको कि मैंने यहाँ पर बड़ा वाज़े तौर पे आपको बताया कि ऑपरेशन से रिलेटेड वर्किंग कैपिटल आपके जो है वो अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, इन्वेंट्री, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक और बड़ी पत्ते की बात, आप लोगों को मजा आना चाहिए इस बात का। वैसे प्लीज, जो एक्रूवल्स आपकी फाइनेंशियल चार्जेस से रिलेटेड थी उनको आपने ऊपर नहीं शामिल किया। ठीक है, और इसी तरह से जो एक्रूवल्स आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड थी, एक्रूवल्स फाइनेंशियल चार्जेस से रिलेटेड, एक्रूड इनकम फाइनेंशियल इनकम से रिलेटेड, उनको आपने नहीं इन एक्रूवल्स में शामिल होने दिया, उनको वहां से आपने माइनस कर दिया था। इसी तरह से अगर आपका इनकम टैक्स एक्रूड यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, अब वो भी तो करंट लायबिलिटी में आता है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसको आपने वर्किंग कैपिटल में नहीं लेकर जाना क्योंकि उस प्रोविजन फॉर टैक्स को आप यहाँ पे वर्कआउट कर चुके होंगे। ये बात एंजॉयमेंट की लेवल तक समझ आनी चाहिए आपको।
जिसे कहते हैं ना सर धुनकना कि हाँ मजा आया इस बात का, ये उस लेवल तक अगर बात पहुंचेगी तो फिर मैं कहूंगा कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपके देखो बेटे ये चीजें वर्किंग कैपिटल आइटम में मौजूद हैं। वर्किंग कैपिटल में आपके करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज तमाम होते हैं, लेकिन तमाम वर्किंग कैपिटल आइटम्स को यहाँ पर ट्रीट नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ उन वर्किंग कैपिटल आइटम्स को ट्रीट करते हैं जो कि इम्पैक्ट रखते हैं आपके ऑपरेशंस से मुतल्लक। वो 5 हैं: अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, इन्वेंट्री, एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सर भुनकना चाहिए आपको कि हाँ यार बात की समझ आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं समझ आई 1000 क्वेश्चन करो, मैं आपको इसका जवाब दूं। सर ये एक्रूअल वाला बता रहे हैं, इन्वेस्टिंग इनकम और फाइनेंशियल चार्जेस से रिलेटेड जो एक्रूअल है। हाँ ये सुनो आप जरा, आप बैलेंस शीट बनाते हो, ये सब बनाते हैं। बैलेंस शीट में आप लिखते हो नॉन करंट एसेट और फिर आप लिखते हो करंट एसेट। अब करंट एसेट में देखो जरा मैं क्या कुछ लिखने जा रहा हूँ। करंट एसेट आप लिखते हो इन्वेंटरी, करंट एसेट में आप लिखते हो ट्रेड रिसीवेबल। अब मैं कुछ थोड़ी सी ऐसी चीजें लिखने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को, कसीम क्या कह रहा है सर, इफ वी टेक प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी देन वी एडजस्ट द इन्वेस्टमेंट इनकम इन द प्रॉफिट। जी बेटे कसीम आपको इसका जवाब देता हूँ, बेटे अभी होल्ड कीजिएगा। अभी जो बात मैं कर रहा हूँ ना फुल कंसंट्रेशन इस पे करें। करंट एसेट्स की मैं आपको आइटम्स लिख रहा हूँ। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, एक आप लिखते हो लोन रिसीवेबल, ठीक है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म, एम्प्लॉइज को लोन दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें आप लिखते हो प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर आप लिखते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ड्यू फॉर 8 months। फिर आप लिखते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिनली ड्यू फॉर 2 months, और दूसरा इसके बारे में रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। फिर आप इसमें लिखते हो बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स में आप लिखते हो आपका करंट अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट, या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, ठीक है। और फिर आप लिखते हो कैश इन हैंड या पेटी कैश, ठीक है, इन हैंड। अब देखो ये सारे आपके करंट एसेट्स हैं ना बेटे। अब इसी तरह से आप करंट लायबिलिटीज में देखो क्या लिखते हो। करंट लायबिलिटीज में आप लिखते हो शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक 6 months का लोन। करंट पोर्शन of non-current liability, ठीक है। फिर आप लिखते हो ट्रेड पेबल्स, आप लिखते हो
accrued operating expenses, यानी कि rent, salaries, repairs, etc. फिर आप लिखते हो accrued financial expenses, फिर आप लिखते हो provision for income tax, ठीक है। फिर आप लिखते हो बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आप मुझे ये चीज बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके दें तो आप क्या करेंगे? आप इन तमाम करंट एसेट्स में से इन तमाम करंट लायबिलिटीज को लेस करके आप कहेंगे कि सर वर्किंग कैपिटल हमारे पास ये आ गया। अगर मैं इनको सबको वर्किंग कैपिटल आइटम्स कहूँगा तो क्या मैं आपको सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? ये बात आपने बड़े रिलैक्स वे में बतानी। क्या ये तमाम वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं? यस और नो? जी यस सर। यस, वर्किंग कैपिटल आइटम्स नो हैं। सर। ना 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 ना, यही तो बात है। यस, वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं, वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं। अब मैं आपको इंक चेंज करके एक बात बताने जा रहा हूँ। अब इंक चेंज करके आप क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल आइटम्स that affect operations। अब कहते हैं इनमें से वो वर्किंग कैपिटल आइटम्स निकालो जो ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रही हैं। वो क्या है जी? वो इन्वेंट्री है। वो क्या है जी? वो ट्रेड रिसीवेबल है। वो क्या है जी? वो प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेशंस में जा रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ड्यू फॉर। अच्छा, अब क्या है जी? आपकी ट्रेड पेएबल है, ठीक है। और क्या है? ये वाले आपके एसेट्स में, 3 एसेट्स में से और 2 आपके लायबिलिटी में से वर्किंग कैपिटल आइटम दैट अफेक्ट ऑपरेशंस आ गए। अब मैं एक और बात आपसे करता हूँ, ये ब्लू इंक के साथ मैं आपसे कहता हूँ, मुझे आप बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के अंदर, वर्किंग कैपिटल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? मैं कहता हूँ जी मुझे वर्कआउट करके बताओ। आप क्या करते हैं? बैंक डिपॉजिट लेंगे। आप इसके अंदर लेंगे जनाब ये रेडिली कन्वर्टेबल कैश, ये आएगा इसमें, बैंक डिपॉजिट आएगा इसके अंदर। यस सर, कैश भी आएगा और बैंक यहाँ ओवरड्राफ्ट भी आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा। अब बेटे जान, बाकी जो चीजें नहीं आपने उसमें शामिल की वो कौन सी हैं? लोन रिसीवेबल शॉर्ट टर्म। सर ये क्या चीज है? बेटे ये करंट एसेट है आपका। आपने किसी को कर्जा दिया हुआ 6 महीनों के लिए, आपने 5 साल के लिए किसी को कर्जा नहीं, आप कर्जा दे सकते हैं किसी को कि नहीं दे सकते? सिर्फ ले ही सकते हैं कर्जा। ये मैं सर नहीं देता कर्जा। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया लोन ले रहे होते हैं सर। आप मुझे बताओ, जिससे लोन ले रहे हैं क्या वो अपनी बुक्स में लोन रिसीवेबल नहीं लिखेगा? लिखेगा सर, एसेट लिखेगा वो। ठीक है ना, समझ गए हो कि नहीं? यस सर। ठीक है ना, तो जिससे आप कर्जा ले रहे हो वो लोन, इसी तरह आप किसी को कर्जा दे सकते हैं ना बेटे? नहीं सर। तो ये वो चीज है जो कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा और आप घबराएंगे नहीं इस पॉइंट पर कि लोन रिसीवेबल है। आपको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे नजर आएगा और आप उसको एसेट्स में लिखेंगे
आपने सिर्फ ये देखना है कि शॉर्ट टर्म लोन रिसीवेबल है या लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल है। अब इसका ऑपरेशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना बेटे। इसी तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि ड्यू है 8 महीनों की, अब ये भी आपकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इसका ना तो ताल्लुक ऑपरेशन से है, ना ही इसका ताल्लुक जो है वो कैश इक्विवेलेंट से है। कैश इक्विवेलेंट से जो थी, जो रेडिली कन्वर्टेबल थी, उसको हमने कैश इक्विवेलेंट में ले लिया। इसी तरह से अब नीचे आए, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम, अच्छा अब ये जो है ना, ये 2 पॉइंट्स, ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहां पर जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी along with other things, यहाँ से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है वहां से आपको कैश इनफ्लो होगा, या इन्वेस्टमेंट के चक्कर में कैश आउटफ्लो हुआ होगा। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप किसी को कर्जा दे रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर रिटर्न्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है आपकी। इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो मेरे बच्चों, कॉन्सेप्चुअली इस पॉइंट को क्लियर करो। इसी तर्ज पे आपने कर्जा लिया हुआ है, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्या आपने जो शॉर्ट टर्म कर्जा बैंक से लिया हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इसकी आपने जो इंटरेस्ट पेड की फिगर लेनी है, उसके अंदर इसकी वर्किंग हो रही है, इंटरेस्ट पेड की फिगर में, इंटरेस्ट पेड की वर्किंग में जाएगा ये वहां पे इस्तेमाल होगा। ये जो टैक्स पेड की वर्किंग है उसमें जाएगा। तो बेटे जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि तमाम वर्किंग कैपिटल आइटम्स जो हैं वो ऑपरेशंस पे इफेक्ट नहीं रखती, ठीक है। ये सब वर्किंग कैपिटल आइटम्स हैं। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल आइटम है, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को नेट ऑफ करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है। इसलिए एक लफ्ज मैंने बोला था, नेट करंट एसेट, ये लफ्ज बोला था आपकी क्लास में या नहीं? यस सर, बोला था। हाँ, तो नेट करंट एसेट क्या है, वर्किंग कैपिटल। आपने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस किया, वर्किंग कैपिटल है, तो नेट करंट एसेट आपकी वर्किंग कैपिटल आइटम है। लेकिन वो कौन सा नेट करंट एसेट है जो कि ऑपरेशंस से ताल्लुक रखता है? वो ये 5 हैं जो मैंने ग्रीन इंक से आपको शो किए, ठीक है। सर एक मैंने बुक में पढ़ा है डेट इंस्ट्रूमेंट, वो बता दें, इसी कैश फ्लो में ही है वो। बिल्कुल बताता हूँ बेटे, डेट इंस्ट्रूमेंट की बात बताता हूँ, आपने अच्छा सवाल किया बेटे। डेट इंस्ट्रूमेंट, ये लोन्स होते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे की बात बताने लगा हूं, क्योंकि एग्जामिनर ये एक स्टेप आगे की बातें पूछकर एक्सपेक्ट करता है कि जो इसका जवाब देगा वो गोल्ड मेडल का मुस्तहिक होगा, ठीक है। अब एक स्टेप आगे की बात सुनिएगा। ये है लोन सर्टिफिकेट्स भी इसको कहते हैं। अब आ जाए इसकी एक स्टेप आगे की बात। एक ये शख्स है, ये इन्वेस्टर है, एक ये एंटिटी है, इसके एंटिटी के पास, अच्छा एक इन्वेस्टर ए और एक इन्वेस्टर बी बना लेता हूं मैं। इस एंटिटी के पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके सिलेबस में है बाय द वे, ठीक है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो कि आप गोल्ड मेडल का मुस्तहिक बनाती हैं, आपको टर्मिनोलॉजीज वो हैं क्योंकि आपने लफ्ज बोला है डेट इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की भी बात कर सकता है कल को।
एक होता है डेट इंस्ट्रूमेंट और एक होता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को सादा जुबान में आप कहेंगे शेयर कैपिटल, और इसको सादा जुबान में आप कहेंगे डिबेंचर्स, या इसके लिए एक और लफ्ज भी यूज होता है लोन सर्टिफिकेट्स। जिस तरह शेयर कैपिटल के लिए लफ्ज यूज होता है शेयर सर्टिफिकेट्स। इन्वेस्टर ए जो है, इन्वेस्टर बी जो है वो कहता है कि जी मैंने तो इसके शेयर सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर ए कहता है कि जी मैंने इसके डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है। अब आप अकाउंटेंट बने एंटिटी के, अब आप अकाउंटेंट बन जाए एंटिटी के। अकाउंटेंट बन जाए और आप इधर क्या एंट्री करेंगे, आपको बी ने कैश दिया, आप कैश या बैंक को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये डेबिट एंड क्रेडिट हो। इसके तहत ए ने जो पैसे दिए आप क्या करेंगे, कैश बैंक डेबिट या बैंक को डेबिट करेंगे, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, अकाउंट पेएबल ना के डेट इंस्ट्रूमेंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है सर, या लोन इंस्ट्रूमेंट को, या लोन इंस्ट्रूमेंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है बेटे, इन दोनों केसेस को आप जरा देखें कैश फ्लो की नजर से, तो दोनों केसेस को कैश फ्लो की नजर से देखेंगे तो क्या है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यस सर। ये बेटे आपका बिजनेस फाइनेंसिंग ले रहा है डेट सर्टिफिकेट के अगेंस्ट और इक्विटी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट, डेट इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, और ये आपने अकाउंटिंग कर ली, ये आप अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, आपने इसकी अकाउंटिंग कर ली। अब आए जी आप इसके अकाउंटेंट बने, अब आपको मजा आना चाहिए। अब आप इसके अकाउंटेंट बने, ये अकाउंटेंट बैठा हुआ है इसका, ये क्या अकाउंटिंग करेगा, ये कहेगा जनाब ए ने इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट किया, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट डेबिट और कैश या बैंक को क्रेडिट किया। ठीक है, अब आप ये इसके अकाउंटेंट बन ये काम कर रहे हैं कि जनाब ए ने ये काम किया, अकाउंटेंट ऑफ ए। अब आप बी के अकाउंटेंट बने, बी के अकाउंटेंट बन के आप इसको देखें कि बी ने क्या अकाउंटिंग एंट्री की। बी का अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंट्री ये कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ जो भी एंटिटी है, ऑफ एंटिटी जो भी है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी कह रहे हैं तो काफी है, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर सर्टिफिकेट भी कह रहे हैं तो काफी है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर
इन एंटिटी लिख देते हैं, चलो जो भी एंटिटी है, एक्स एंटिटी, एक्स एंटिटी, डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, ये इसका अकाउंटेंट बन के उसने ये एंट्री की। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों, ये एग्जांपल्स क्या हैं, ये इन्वेस्टिंग, दोनों की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये चीजें हैं। आपको इस पॉइंट का मजा आना चाहिए बेटा। क्या सर, कह आ रहा गया। है? आ गया। कह रहा है कि अब वो एंटिटी एक्स एंटिटी जो है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से कैश ले रही है तो फाइनेंसिंग है, डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए से कैश ले रही है तो फाइनेंसिंग है, इसकी फाइनेंसिंग हो रही है, इसका अकाउंटेंट फाइनेंसिंग कर रहा है। और ये जो अकाउंटेंट एंट्री कर रहा है, इसका जो कैश पे कर रहा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, वो कैश आउटफ्लो हो इन्वेस्टिंग रहा है, एक्टिविटी है। एक्टिविटी है। ये डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट डिविडेंड लेना है और इसने इन्वेस्टमेंट के लिए अगेंस्ट इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट लेना है। फॉलोड? यस सर। बेटे, यस सर। मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा लगा और मुझे मजा आया इस सवाल का जवाब भी देने का। मतलब ये लेवल मैं चाहता हूँ आप लोगों की तैयारी का कि आप किताबों को खंगालें, उसकी नुकरे छांटें, आप देखें कि कौन सी किताब जो है वो क्या बात कर रही है और उसको आप फिर मेरे से डिस्कस करें। ये वो बात होती है जो फिर चंद स्टूडेंट रह जाते हैं जो कि वाकई गोल्ड मेडल के फिर मुस्तहिक होते हैं। ग्रेट, माशाल्लाह। अगली बात, हाँ जी, अब हमने और कौन सा सवाल करना है? कसीम, आप कह रहे थे बेटे कोई और सवाल भी था। सर व्हाट्सएप में सेंड किया है बस। सर ये वर्किंग कैपिटल में जो इंक्रीज डिक्रीज है सर, ये काइंडली बता दें, ये इसका जी। कॉन्सेप्ट क्या है? कौन सी वर्किंग कैपिटल की इंक्रीज बेटा? सर ये रिसीवेबल इस को मतलब जब इंक्रीज हो तो इसको लेस करते हैं या डिक्रीज हो तो इसको ऐड करते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं, जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आइटम। जी अशर, आपके लिए भी है क्योंकि आपने आते ही आज पूछा था कि जी वर्किंग कैपिटल आइटम की इंक्रीज डिक्रीज, हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया लेकिन वो क्यों उसमें प्लस माइनस हो रही है, उसका भी यही जवाब है। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स अफेक्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा ये बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस वक्त, और एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020, और ये कह रहा है कि सेल्स बिल फर्ज हमारे पास कैश सेल्स हैं 7,000 की और क्रेडिट सेल्स हैं 10,000 की। हम कैश और क्रेडिट दोनों जितनी भी सेल्स इनकम है, भले वो क्रेडिट सेल्स कैश रिसीव हुई है या नहीं हुई, वो रिसीवेबल में देखेंगे क्या हुआ है, लेकिन क्रेडिट सेल्स तो पूरी 10,000 लेंगे ना। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैं अब आपको एक अजम्पशन दे रहा हूँ कि ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, परचेजेस ऑल कैश परचेजेस हैं। अब चूंकि मैंने एक पॉइंट आपको समझाना है इसलिए मैं इसको ऑल इस पे ले रहा हूँ। 5,000 की मेरी परचेजेस हैं और मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 0, ठीक है।
तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होंगी बेटे? 5,000 और मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 12,000 12,000 आएगा। और मैं कहता हूं कि मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑल कैश हैं। मैंने चूंकि कॉन्सेप्ट आपको समझाना है इसलिए मैं ऑल कैश ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे 6,500 के जो हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, मेरे पास 5,500 आ जाता है और ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद की बातें जो नीचे Yes, sir. हैं वो हमारी इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस, 3 चीजें इसके बाद रह जाती हैं। इंटरेस्ट इनकम के बजाय अगर मैं अदर इनकम लिख दूं, अदर इनकम ऐड होनी है, फाइनेंशियल एक्सपेंस लेस होने हैं और इनकम टैक्स एक्सपेंस लेस होना है। इन तीनों बातों को हम फिलहाल अभी इसमें कह रहे हैं कि 0 है और यही मेरे पास जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट आ जाती है 5,500। ओके, हैविंग सेड दैट, ओके 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 ओके, मैंने बहुत सादा एग्जांपल लिया बेटे। मैं यहाँ पर बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो करंट एसेट्स हैं 2020 और 2019 के कंपैरेटिव के साथ, उनमें इन्वेंट्री मैंने कही 0 है। सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल की बात मैं करता हूँ। जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं मेरे, वो कोई भी अमाउंट आप ले लीजिए कि जो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास पिछले साल थे 1200 और इस साल हो गए हैं 4,000। ओके, वेरी वेल डन। हैविंग सेड दैट, अगर मैं इसकी एक ट्रेड रिसीवेबल की टी अकाउंट बनाऊं, टी अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है 1200, क्रेडिट सेल्स जो आएंगी यहाँ पर वो आएंगी 10,000 की, एम आई राइट? और Yes, sir. क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास जो आएगा वो है 4,000 का, which shows कि 11,200 में से 4,000 लेस 7,200 तो 7,200 हमें कैश रिसीव हुआ होगा। ओके, हमें अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट कितना कैश रिसीव हुआ होगा? 7,200 ओके, अब आप ये काम करें कि जी ये कर दें ग्रे, यानी कि हमें नजर नहीं आ रहा, हमें गिवन नहीं है ये इंफॉर्मेशन, ये ग्रे होगी, ग्रे ग्रे, हमें नहीं ये चीज पता। बैक ऑफ द माइंड ऐसा हुआ होगा, हम ये सोचते हैं। ओके ओके, हमें जो चीज पता है वो क्या है? हमें पता है कि जो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमारे 5,500, ठीक है। अगर हम इसमें, अब कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई इसमें नॉन कैश, कोई लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है, कोई प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल नहीं है और कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज इसमें वर्किंग कैपिटल आइटम है। वर्किंग कैपिटल आइटम की इंक्रीज डिक्रीज देखें तो हमें ये चीज पता है। बताओ जी, हमारा
अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है सर। हमारा हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज सर, हो रहा है डिक्रीज। 1200 से 4000 पे जा रहा है। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो, सॉरी, इंक्रीज हो रहा है 1200 से इंक्रीज हो रहा है, 4000। इंक्रीज हो रहा है हाँ सर। मैं 12 समझा। हाँ, इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल है, ठीक है। तो वो इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल कितने से है? 3800 से। 3000, 2800। 2800 से। हाँ 2800 से, ठीक है। अब ये 2800 से जो इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल है उसमें हमने क्या सीखा हुआ है? माइनस करना है। यस सर। माइनस करो तो सर क्या? क्या आता है? ये आता है 2700 आता है। 27 आता है सर, 27। 2700। 2700 आपके पास ये कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 27। ओके, अब आप जरा डायरेक्ट मेथड अगर हमें पता होता तो आपके पास कैश फ्लो की क्या फिगर होती? कैश फ्रॉम कस्टमर्स निकालो, कितना बनता है? सर ये बनता है 14,200। हमारे पास कैश सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल से जो कैश आया, अब मैं इधर क्रेडिट सेल्स नहीं लिखा, वो 7000 और 72, 14,200, ठीक है। और इसमें मैं परचेजेस का कैश लेस करूंगा, कैश पेड टू सप्लायर्स कितना है? 5,000। 5000 लेस करूंगा। और इसमें कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6500 लेस करूंगा। डायरेक्ट में ही करते होते हैं ना आप, कैश यस सर। पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6500, ये दोनों बेटे लेस करें तो आपके पास क्या आता है? एग्जैक्टली 2700 आता है। यस सर। ठीक है, अब किया क्या आपने? यस सर। आपने ये किया कि जो आपके पास 5500 था, इसमें जो नॉन कैश एलिमेंट था सिर्फ उस नॉन कैश एलिमेंट को आपने एडजस्ट किया है। आपके ये 1200 जो ओपनिंग रिसीवेबल्स थे वो आपको मिले। अब जरा देखिएगा, इस 1200 को आप अगर देखें तो ओपनिंग रिसीवेबल भी आपको इसमें मिले, और बाकी का आपको जो है वो 6000 ये सेल्स का मिला, बाकी 4000 आपका क्लोजिंग है ना। तो इसका मतलब है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी इंक्रीज और डिक्रीज का इम्पैक्ट यहां पर ले लेते हैं तो आप अल्टीमेटली एग्जैक्टली उस पोजीशन पे आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट आप अगर कैश फ्लो के फिगर्स को वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जितना आपका अकाउंट से जो अब हमने फॉर्मूला लिया हुआ है वर्किंग कैपिटल की आइटम्स का इंक्रीज डिक्रीज होना, और वर्किंग कैपिटल कौन सा जो कि आपके ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रहा है सिर्फ। अब यहाँ से आपको और चीज मजीद क्लियर हो जानी चाहिए कि मैंने सिर्फ ऑपरेशंस के वर्किंग कैपिटल की बात की है, वर्किंग कैपिटल जो ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर भी अगर क्रेडिट परचेजेस होती तो क्रेडिटर्स होते, यहाँ पर परचेजेस में सिर्फ कैश थी इसलिए सिर्फ नहीं, ऑपरेटिंग में ऑल कैश थी सिर्फ मैंने ऑपरेटिंग के एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स भी नहीं लिए। तो हमने जो ऑपरेशंस के वर्किंग कैपिटल आइटम्स होती हैं सिर्फ उनकी इंक्रीज या डिक्रीज को हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अफेक्ट करना होता है,
तो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तक पहुंच जाते। यहीं पर एक और सवाल था कसीम का, वो मैं लेना चाहूंगा। कसीम ने कहा था सर इफ वी टेक प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी देन वी एडजस्ट। बेटे देन THEN लिखते हैं, देन नहीं लिखते। देन और देन का अमूमन मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना, बल्कि कई जगहों पे मैंने बड़े सीनियर लोगों को भी ये गलती करते देखा है, देन और देन। इसकी गलती को प्लीज बेटे आप लोगों ने नहीं करना। If we take profit before tax in operating activity, then we adjust the investment income that profit। आपने ये क्वेश्चन मार्क किया। देखो बेटे, आप असल में पूछना ही चाह रहे हैं कि अगर हम ऑपरेटिंग फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग ले लें, ये वाला प्रॉफिट ले लें, तो क्या इसको एडजस्ट करना है कि नहीं? नहीं, फिर तो एडजस्ट करना बनता ही नहीं है ना, क्योंकि जब आप ये वाली फिगर लेंगे तब इसमें आप वर्क बैक करेंगे तो यहाँ तक आप पहुंचेंगे ना। जब आप डायरेक्टली ये फिगर ले रहे हैं तो फिर इसकी वर्क बैक तो नहीं बनती। ये बात फॉलो किया कसीम? जी कसीम, आर यू देयर बेटे? कसीम किधर गया? कसीम का मेरा इंटरनेट इशू हो गया। कसीम इज नॉट देयर। एनीवेज, यस सर। तो आप लोगों को समझ आ गई कि हमने ये पॉइंट जो है वो कब करना है। अगर आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर को पिक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये तो शामिल ही नहीं है, फिर इनको वर्क बैक करने की जरूरत नहीं है। इनको वर्क बैक सिर्फ उस सूरत में करना है अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हैं, तो फिर आपने इनकम टैक्स को भी वर्क बैक करना है, फाइनेंशियल एक्सपेंस को, एक्सपेंस जो कि उसमें माइनस हुआ है उसको ऐड करना है, और इनकम जो अदर इनकम ऐड हुई है उसको आपने माइनस करना है, ताकि आप इस प्रॉफिट तक पहुंच जाएं। अब इस प्रॉफिट में आपको अदर इनकम कोई भी नहीं, देखो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट को भी अदर इनकम तस्वर करो। अब वो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट अगर ऐड हुआ हुआ है तो उसको माइनस करेंगे आप, तब आप खालिस उस प्रॉफिट तक पहुंचेंगे जो ऑपरेशंस का प्रॉफिट होगा। फिर ऑपरेशंस में वो 5 चीजें, रिसीवेबल, पेएबल, एक्रूअल्स, प्रीपेमेंट्स एंड इन्वेंटरी, ये 5 चीजों की इंक्रीज डिक्रीज आपने एडजस्ट करनी है, आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तक पहुंच जाएंगे। जी बेटे, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? यस सर। सर मैंने कहना था कि ये अगर प्रॉफिट डायरेक्टली ना दिया हो तो हम कितने तरीकों से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं? जितना मर्जी तरीका आप आजमा लो। देखो आप लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी एक पिछला क्वेश्चन किया था सॉल्व, आपको उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, अभी बहुत अहम सवाल है, सब से सुनना, आपको इसमें दिया हुआ था शेयर कैपिटल 2020 का और 2019 का, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग उसने दे दी आपको जनाब, रिटेन्ड अर्निंग 40 मिलियन की है और रिटेन्ड अर्निंग 10 मिलियन की, ठीक है। और अदर इंफॉर्मेशन में वो आपको कह रहा है, अदर इंफॉर्मेशन में आपसे कह रहा है कि डिविडेंड पेड, यानी कि इंटरम ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज करने लगा हूं, आप लोगों ने तवज्जो में रहना। डिविडेंड पेड यानी कि इंटरम ड्यूरिंग द ईयर इज कहता है कि जी 2 मिलियन, ठीक है। और कंफ्यूज मैं ये करने लगा हूँ, डिविडेंड प्रोपोज्ड यानी कि फाइनल डिविडेंड, वो कहता है कि जी 2,800,000 सपोजली। फिर वो कहता है कि आपकी एक्सेस डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ revaluation of property, plant and equipment
वो कहता है जी 700 की है, ये 700 है। एक्सेस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट प्लांट इक्विपमेंट 700 की है। फिर वो आपसे कहता है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आपसे कहता है कि जी 500 के हैं। चलें इतनी सी बात कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर तक कैसे पहुंचना? अभी फाइनेंशियल एक्सपेंस और दूसरी चीजें नहीं करना, सिंपली आप एक रिटेन्ड अर्निंग का टी अकाउंट बनाएंगे। ये आपके लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए बड़ी तवज्जो से लीजिएगा। रिटेन्ड अर्निंग, डेबिट एंड क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस आपके पास 10,000, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 40,000। अब एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपको मालूम नहीं है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस इधर आता है। अब इसके अलावा आप देखें डिविडेंड पेड, आपने जो डिविडेंड पे किया रिटेन्ड अर्निंग में से, कहता आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, आपने रिटेन्ड अर्निंग्स में से वो डिविडेंड पे किया, वो आपको यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग में आपने इसे शो करना है। प्रपोज्ड कोई इंपैक्ट नहीं, प्रपोज किया रिटेन्ड अर्निंग में उसका कोई इंपैक्ट, इसको तो अकाउंट फॉर ही नहीं करते, सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। एक्सेस डेप्रिसिएशन, आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को डेबिट करके आपने रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट किया होता है। समझ आइए? यस सर। और इनकम टैक्स एक्सपेंस का रिटेन्ड अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लो, उसके बाद उसका इंपैक्ट लेंगे। यहां तक आप इसको देख लो। बल्कि अगर मैं ऐसी एक और चीज भी इसमें शामिल कर दूं, बोनस शेयर्स पढ़ा था आपने? यस सर पढ़ा था। शेयर कैपिटल क्रेडिट और रिवैल्यूएशन वो सॉरी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाता है। अर्निंग से किया जा सकता है ना, आउट यस सर ऑफ कर सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स। वो कहता है कि जी आपकी, अब वो परसेंटेज वगैरह देकर कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि वो आपसे कहता है कि जी आपने 4,000 जो है वो इधर से आपने लिया है, तो इसका मतलब है कि आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट किया। यस सर। 4,000। अब ये सारी चीजें वो रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट आपसे बनवा रहा है, आपके पास इधर कितना आ जाता है 46,000, और यहाँ पर आपके पास 46,000 में से आप 10,700 को लेस करें, जरा क्या आता है? 35,300 if I'm not wrong. यस सर। 35,300। अब ये आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आ गई। अब आप उस वर्किंग में ले जाएं जो वर्किंग आप किया करते हैं। क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इनकम टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ गया 35,300। 500 का वो कह रहा है कि जी आपका लेस हुआ होगा, ये 500 ही है ना, यस सर 500। तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा बता दो। 35800। अब जरा ये देख लो कहीं पर कोई गलती तो नहीं है हमारी। नो सर। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। सर डिविडेंड प्रपोज फाइनल इसने नहीं लिया ना, चूंकि वो नेक्स्ट ईयर में पे होगा। जी Next year. प्रपोज जो है उसने तो नेक्स्ट
ना, इसलिए जी उसको जी यहाँ पर नहीं इम्पैक्ट लेते, बस ठीक। उसका रिटेन अर्निंग में कोई, तो मतलब वो आपको घुमा सकता है मैक्सिमम इस तरह पे कि आपको रिटेन अर्निंग का पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस रिटेन अर्निंग के अकाउंट को बनाने के बाद आप फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर तक पहुंचेंगे। ठीक है बेटे, सर मार्जिन मार्कअप से भी दे सकता है कि मार्जिन मार्कअप से निकालो? वो कुछ भी हरकत कर सकता है, वो आपको ये कह सकता है कि जी इनकम टैक्स यहाँ पर आपको अमाउंट देने की बजाय वो ये काम कर सकता है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 20% ऑफ, अब ये बात भले ना लिखे, ये अंडरस्टूड है वैसे, ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सपोजली अगर ये चीज ना लिखी होती, मैं कहता हूं कि ये चीज नहीं लिखी हुई, इसकी जगह उसने ये बात लिखी हुई है, इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंच गए हो, अब वो ये कह रहा है कि ये इसका 20% है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अमाउंट होगी, उसमें से आपने इसको लेस करना है, तो ये आएगी, तो ये कितने परसेंट अमाउंट है बताओ जरा। 120 नहीं सॉरी 80% है जी। 80% है सर, है ना, समझ गए, 80% है बस सर, आपने ये है। धोखा दे दिया, ब्रैकेट नहीं लगाई थी 20%। ठीक है, ये है वो चीज जो कि आपने, मैंने ब्रैकेट उधर लगा दी थी ना। ठीक है, यस इसका सर। क्या है कि आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है 35,300, उसको आपने 80 पे डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई करना, जरा करो टिक टिक क्या आता है। सर ये तो बनता है 8825। 8825 आ जाएगा, आप 8825 इधर लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या अमाउंट वो आएगी, इसको ऐड कर दें, 35,300 में 8825 को आप 44,125 क्या आएगा बेटे, 44,125। 44,125, ये अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। कैसा, सर बहुत अच्छा है। तो ये वो हरकत है करता आई क्या तो ब्रैकेट भी नहीं लगाता। आई क्या ब्रैकेट नहीं लगाता। सर कोई नहीं, इसलिए मैं फोन करके पूछ लूंगा। ये ब्रैकेट आपने जेब में लगानी है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि इधर 80 है कि क्या है। ठीक है, ठीक है सर। समझ गए? तो ये है सर बेटे ये सर मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल जो वो लेकर आ सकता है। जी बच्चों, सर ये रिटेन अर्निंग में जो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है सर, इस जो 3503 जो है सर, इसमें पहले हमने वो माइनस तो नहीं किया हुआ था ना इनकम टैक्स? जी बेटे, लेकिन हमें ये पता है कि रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आता, बल्कि इसके टी अकाउंट में यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की आएगी, उसकी वर्किंग फिर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जाने के लिए यहाँ पर शो की है। सर अगर हम कैश फ्लोज में वर्किंग में एंट्रीज भी लिख दें साथ साथ अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो वो बिल्कुल गुस्सा तो लिखिए, नहीं होगा? आपने कहा था कि मेरी एंट्रीज की वजह से मैं वो चीजों को जो है वो लेकर चल रहा था, जैसे खास तौर पे वो जो ये वाली थी ना, जो उस वक्त मुझे बाद में नजर आई थी, ये मैं भूल गया था, बाद में मुझे वर्किंग कैपिटल उसकी जो मैं अकाउंट्स रिसीवेबल की इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए मैं नीचे गया, तो मुझे नजर आया कि अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ पर उसने अकाउंट फॉर किया हुआ है, तो वहां से पकड़ा गया था। ठीक है, वरना तो फिर आप भूल जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कंट्रोल मेजर्स अपने साथ साथ रखें। ठीक है, सर राइटिंग का फर्क पड़ता है एग्जाम पे? नहीं यार, मेरी राइटिंग अच्छी है बल्कि बुरी है, कितनी फजूल सी सर हैंड अच्छी है आपकी, आप हालांकि अभी स्क्रीन पे लिख रहे हैं। लेकिन देख लो, वो ऐसी हैंड राइटिंग वाले को भी पास कर देता है, मैं हो गया था पास।
नहीं ठीक आप है? कह रहे हैं ना गोल्ड मेडल वाला सीन, तो मतलब कि नहीं 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 एक्स्ट्रा नहीं, ऑर्डिनरी। गोल्ड हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट शुड बी 100% क्लियर। देखो हैंड राइटिंग को मैनेज करो। अब जब मैंने एग्जामिनेशन में लिखना है ना, मैंने थोड़ा सा अपने आप को स्लो करके लिखना है। ठीक है, मैंने बोनस इशू ऑफ शेयर्स आउट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। सर ऐसे टाइम बहुत कम रह जाएगा। नहीं, आपकी प्रैक्टिस आपको बचाएगी। ओके सर। आपको बचाएगी, आपने अपनी प्रैक्टिस जो है रखनी है। मुझे जब पता है कि मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरी अम्मी ने मुझे इसका मेथड बताया था कि जी आप अपने वर्ड्स के दरमियान में स्पेस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दो। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, मैं इसको ऐसे कर दूं, बोनस इशू ऑफ शेयर आउट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। मैं अपनी जो है वो स्पेस बढ़ा दूंगा। अगर मेरे वर्ड पे वर्ड चढ़ा होगा तो वहां पे आके फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। आपका वर्ड पे वर्ड नहीं चढ़ना चाहिए, आपका जो है दरमियान में स्पेस होगी तो एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा। बस ये बात ध्यान में रखिएगा। सर एक दफा ये जो उसने कसीम ने जो ग्रुप में क्वेश्चन भेजा हुआ है, वो हम ऐसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें जैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है वैसे। बिल्कुल करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ। अब कसीम किधर चला गया यार, हीरो आया वापस के नहीं? सर शायद उसकी लाइट चली गई है, नहीं आया सर। पिछली दफा भी चली गई थी। अच्छा, इसमें क्या है? अभी वैसे सर 5 मिनट रह गए हैं, आप यूं कर लो कि इसको मैं फिर अगर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं कल की क्लास में। कल मीन्स नेक्स्ट मंडे को, बताते मंडे को कर लें इसको डिस्कस, जी सर, जी सर, ओके, जैसे आप कहें। क्योंकि ठीक है अभी सर। वैसे टाइम कम रह गया है। हम खुद कल सर उसके बाद आप भी करा दीजिए। ये सर आपने, मुस्तफा बात करना चाह रहा। जी मुस्तफा बोलो बेटे। सर अभी जब आपने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, ये तब हम निकाल सकते हैं ना जब उसने रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो। कभी ऐसा भी बिल्कुल होता है, मैंने क्वेश्चन देखे हैं जिसमें उसने रिटेन अर्निंग्स का कुछ नहीं बताया हुआ, लेकिन उसने शेयर कैपिटल में से ही प्रॉफिट निकाला है। सर वो वो बता दें। मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेटे, अब मैं बात करने जा रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप में उसने क्या किया, उसने एक बैलेंस शीट दी, उसमें उसने 2020 और 2019 को उसने कहा कि जी ऑनर्स इक्विटी जो है वो 7,000 और 3,000। ठीक है, और नीचे उसने कह दी कि जी उसकी करंट लायबिलिटीज जो है वो 500 और 100 है, और ये उसने कह दिया कि ये उसके नेट एसेट्स हैं। नेट एसेट्स या टोटल एसेट्स, आपका दोनों हमने करंट लायबिलिटीज यहाँ पे ले लिया, टोटल एसेट्स 7,500 के टोटल एसेट्स हैं और 3,100 के उसके टोटल एसेट्स हैं। और अदर इंफॉर्मेशन में वो क्या कह रहे हैं, अदर इंफॉर्मेशन में कहता है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर रुपीज, सपोजली वो कहता है जी 2,000। फिर वो कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड ड्यूरिंग द ईयर कहता है कि जी 1,500। कहता है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर कहता है जी 5,000।
ठीक है, और क्या कह सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। ओके, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, वो थोड़ा सा तंग करने के लिए आपको कैश और इन्वेंट्री ड्राइंग दोनों दे सकता है। कैश और इन्वेंट्री, वो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो भी है तो ड्राइंग है ना, आपने जो भी ड्राइंग है, ड्राइंग्स को तो डेबिट किया हुआ है, वो टोटल आपकी ये होगी। ओके, अब अगर ऐसी सिचुएशन है सपोजली, तो आपने सिंपल ओनर्स इक्विटी का अकाउंट बनाना है। ओपनिंग ओनर्स इक्विटी कैपिटल वो लिख दिया आपने, क्लोजिंग आपने 7000 लिख दिया। आपको ये पता है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका इसके अंदर ऐड होता है। फ्रेश कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होता है, फ्रेश कैपिटल है 5000। फिर आपको पता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है, ऐड होता रिवैल्यूएशन वो भी ऐड होता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो ड्राइंग 1005, ठीक है। ड्राइंग्स आपको पता है कि जी वो इसमें से माइनस में, इसको डेबिट में, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 2000। अब आप उठा लें, आपके पास क्या आता है, इत्तेफाक से लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड पे आ रही है सर। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको इस तरह का सवाल अगर मिल गया तो ये मैं कहता हूँ कि एक सिनेरियो बन गया हमारा। लॉस फॉर द ईयर हमारे साथ आ गया। मैं आपको ये इत्तेफाक से ऐसा सवाल बन गया, 9500, 9500 और 500 का लॉस है। लॉस है, ठीक है। अब करना क्या है, इत्तेफाक से ऐसा सवाल बन गया, एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम तो डायरेक्ट माइनस लिख देंगे, -500 पे लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, जब आपने देखिएगा प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं करना, आपने सिर्फ ये करना है लॉस फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग लॉस, जो भी आपने करना है। अच्छा चलें, आपने अगर इनकम टैक्स को भी एडजस्ट करना है, मैं सारी चीजें इसमें करता हूँ। वैसे तो अगर आपने, वो कहता है इनकम टैक्स द ईयर, वो कहता है कि जी आपका इनकम टैक्स फॉर द ईयर जो है वो 400 है, ठीक है। अब प्रॉफिट फॉर टैक्स माइनस इनकम टैक्स आफ्टर टैक्स। अब आप मुझे ये सोच समझ के बताइए कि आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ब्रैकेट में है, ठीक है, और इनकम टैक्स एक्सपेंस भी जो है वो ब्रैकेट में है, ठीक है। आपने यूजुअल ब्रैकेट्स को चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ ये इनकम की जगह, प्रॉफिट की जगह लॉस आपने कर दिया, प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या अमाउंट होगी जिसको आप ब्रैकेट 400 के साथ ट्रीट करेंगे तो ब्रैकेट 500 आएगा, बताओ क्या अमाउंट होगी। 100 सर। ब्रैकेट 100। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सिंपल मैथमेटिक्स का जवाब था, सिंपल मैथमेटिक्स का जवाब था। अच्छा, अब अगली बात की तरफ चलते हैं। अब आपके पास लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर बिफोर टैक्स इनकम टैक्स आया 100 ब्रैकेट में। अब आप कहते हैं जी इसने कहा था ऐड करना है डेप्रिसिएशन को, ऐड करना है लॉस ऑन डिस्पोजल को, लेस करना है गेन ऑन डिस्पोजल को, ठीक है, और ऐड सपोजली करना है गेन ऑन रिवर्स डिवैल्यूएशन, इंक्रीज इन आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल
और डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, सपोज ये सिर्फ बातें हैं आपकी, ठीक है। इंक्रीज, अच्छा ऐड करना डेप्रिसिएशन विदाउट ब्रैकेट लिख दें आपकी, सपोजली 120 की विदाउट ब्रैकेट लिख दें। ऐड करना लॉस ऑन डिस्पोजल आपका सपोजली 50 है। गेन ऑन डिस्पोजल आपको पता चलता है कि जी 80 है, इसको विद इन ब्रैकेट लिखते हैं। इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल माइनस करने हैं आपने, आपके सपोजली 100 आपके इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल माइनस होंगे। डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल कहता है 10 जो है आपका डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल है। अब आप इसके तमाम ब्रैकेट्स को ऐड करें, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, कितना आता है आपका 180, 280, 290, 290 में से 170 माइनस करें तो क्या आता है 120। यस सर 120 आता। तो इसको आप क्या कहेंगे, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बेटे, आपने इन वाली ब्रैकेट्स को उलट नहीं करना, ये मेरी बात याद रखना, वरना बड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, बड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। इन वाली चीजों को आपने आउट नहीं करना, आपने ऊपर ब्रैकेट को ब्रैकेट में रहने देना। अक्सर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, ये लॉस वाली को ब्रैकेट उड़ा के इसको उलट करने की कोशिश करते हैं, वो उलट करने के चक्कर में जो आता है उलट जाते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रहने दो, नीचे वाली जो चीजें जैसे सीखी हुई हैं वो उसी तर्ज पे आप लेते चले जाओगे। ब्रैकेट ब्रैकेट जो होगी वो प्लस हो जाएगी, और ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट जो माइनस होगी। अल्टीमेटली देखोगे कि विद इन ब्रैकेट है तो कैश आउटफ्लो है, और अगर विदाउट ब्रैकेट है तो कैश इनफ्लो है, जैसा कि हमने पहले सीखा हुआ। बताइए, समझ आती है? यस सर। मुस्तफा? यस सर। क्लियर है। गुड गुड गुड। अच्छा, ये आज आकिब भी है, हैदर भी है, और शहजादा शुएब भी है। शहजादा शुएब तो जरा अपना माइक ऑन करे, अपनी आवाज ही सुना दे मुझे। बैठा हुआ है? सो गया सर। सर शायद लेटा हुआ है। यार कितनी मान से मेरे बच्चे से है ना मुझे। अब देखना, ऑन करके गायब हो गया। ये इसको कहते हैं फनकारी.com। सर ये आपकी मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत में आता है, ऑन करके तो लिहाफ Yes. लेके तो सुनता है। इसको जरा कोई बच्चा Yes, sir. हाँ, कोई बच्चा फोन करके के आकिब आप बताओ आपके क्या हालात हैं, उधर ही हो, क्लास में हो आकिब? ले देखा ना, फनकार.com। सर सारे ऑन करके चले गए। मैंने समझे आप पूछ रहे हैं जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के क्या हालात है, गांव में हो जहाँ शाहिद नवाज क्या कह रहा है? कोई आप गांव में हो ना, तो वहाँ के क्या हालात हैं, सर्दी कैसी पड़ रही है, कोई वहाँ पे इंटरनेट इशू तो नहीं आ रहा, ये वो। मैं तो गांव में नहीं हूँ यार, मैं तो अपने घर में हूँ। नहीं तो नहीं वो मैं कह रहे आपने पूछा ना, आपने अच्छा। पूछा उससे कि कहाँ हो। अच्छा क्या हालात है? अच्छा, ठीक है ठीक है, तो शायद नवाज अपने हालात बता रहा है। नहीं, आकिब से मुझे लगा आप पूछ रहे हैं ये बात। आकिब से भुट्टो है पूछ। ना सर, भुट्टो है ना, अच्छा। कुछ भी सोच लेता है। हाँ भुट्टो भुट्टो बिल्कुल। तो शाहिद किधर होते हो आप, इधर लाहौर में हो या कहीं नहीं पीछे मैं गए गाँव हो? हैं? गाँव में हूँ गाँव- सर। कौन सा एरिया आपका? ये तहसील मेलसी। मैलसी से हो, माशाल्लाह। अच्छा, Yes. मैलसी के तो बच्चे बड़ा अच्छा पढ़ते हैं यार, और बड़ा उनमें लगन होती है पढ़ाई की। मेरे एक दो और भी स्टूडेंट थे, बड़ा मतलब वो मेहनत करके पढ़ने वाले बच्चे हैं मैलसी के। जी बिल्कुल। सर मैं भी मेलसी से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, लाहौर में। सही है। चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। आमीन तो सर। मेहनत करो इंशाल्लाह ताला। फिर ये कैश फ्लो को कोशिश करना ये वीकेंड में खत्म कर दो। हम इंशाल्लाह। आपने जो क्वेश्चन कहा है उस क्वेश्चन को मैं इधर ऐसा करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपके जाने के बाद बेशक इंपोर्ट करूँ, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि हम नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले उस क्वेश्चन को करेंगे जो व्हाट्सएप में कसीम ने भेजा।
ठीक है ओके सर, स्लाइड शेयर ठीक है कर सर, दीजिए। कल की और आज की स्लाइड शेयर कर दें सर। बेटे अभी मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, शुक्रिया। ये अल्लाह हाफिज़ सर। ओके